नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की दूसरी पोयम को पढ़ने जा रहे हैं। पहली पोयम मैंने डस्ट ऑफ स्नो को अच्छी तरीके से आपके लिए समझा दिया था, मीन्स बाय मीन्स एंड लाइंस बाय लाइंस आपके लिए समझा दिया था और वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको डिटेल्स में समझा दी थी। आज हम जो है सेकंड पोयम पढ़ने जा रहे हैं और इसके लिए भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है और इसका नाम है फायर एंड आइस। हाँ जी, फायर एंड आइस इस पोयम का नाम है। फायर का मतलब आप जानते हैं कि आग को कहते हैं और आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है। बर्फ़ के लिए आइस कहा जाता है, फायर जो है आग को कहा जाता है। तो ये जो है आपका टाइटल है पोयम का। लेकिन कवि आपसे इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। इसकी थोड़ी समरी बता देता हूँ ताकि मैं जब पोयम पढ़ाऊँ आपकी समझ में आ जाए। मैं मीन्स बाय मीन्स तो वैसे भी आपको पढ़ाऊँगा और लाइंस बाय लाइंस भी आपको पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फायर एंड आइस इस टाइटल को क्यों रखा गया, इन दो शब्दों के ऊपर पूरी पोयम को क्यों लिखा गया, तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि इसकी समरी क्या है। कह रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित कविता फायर एंड आइस इस विचार को व्यक्त करती है कि संसार का अंत दो तरीके से होगा, बर्फ के द्वारा अथवा आग के द्वारा। कवि के अनुसार आग मनुष्य की आकांक्षाओं, लालच, क्रूरता आदि का प्रतीक है। जितना अधिक आप उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उतना ही वो बढ़ेंगी। उनका कोई अंत नहीं है और वो जंगल की आग की तरह फैलती हैं एवं आपका संपूर्ण जीवन निगल जाती हैं। दूसरी ओर बर्फ मानवीय संबंधों की उदासीनता, घृणा, रूखेपन एवं कठोरता का प्रतीक है। कवि का मत है कि आग एवं बर्फ दोनों ही संसार को संपूर्ण अंत तक लाने में समान रूप से कैसे हैं, सक्षम हैं। तो मैं आपके लिए डिटेल्स में पढ़ाते हुए चलता हूँ। आखिर आग को क्यों कहा गया है और बर्फ को क्यों कहा गया है यहाँ पर इस शीर्षक में, टाइटल में, पाठ के नाम में, कविता के नाम में। यहाँ पर फायर का मतलब अलग है और आइस का मतलब भी अलग है। मैं आपको अभी डिटेल्स में पढ़ाते हुए चलता हूँ। तो हम चलते हैं पहले स्टेंजा की ओर। तो चलिए देखिए स्टेंजा नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है। तो मैं आपके लिए पहले पढ़ा देता हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कवि यहाँ पर इन चार लाइनों में क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपके लिए पहले मीन्स बाय मीन्स बता देता हूँ। कह रहे हैं कि सम का मतलब क्या होता है कि कुछ होता है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लगाया गया है। सम कह रहे हैं कि कुछ लोग से कहते हैं, कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि संसार का, दुनिया का, कह रहे हैं कि विल होगा, एंड कह रहे हैं कि अंत, इन में, और फायर का मतलब होता है आग। कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग में होगा। कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया जो है आग से नष्ट होगी। किससे होगी? आग से नष्ट होगी। सम से इन आइस, कह रहे हैं कि सम से, कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोगों का मानना है इन आइस, कह रहे हैं कि बर्फ में समाप्त होगी। कहने का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, वो बर्फ से समाप्त होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ बता देता हूँ कि फायर को आग नहीं कहा गया है और आइस को यहाँ बर्फ नहीं कहा गया है। यहाँ पर कवि का मतलब क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। कवि के अनुसार आग जो है, ये जो फायर जो है, वो मनुष्य की आकांक्षाओं, लालच, क्रूरता आदि का प्रतीक है। कहने का मतलब ये है कि जब संसार में मनुष्यों में लालच, आकांक्षाएं, क्रूरता, निर्दयता, कहने का मतलब बढ़ जाएगी, तब क्या होगा, इस संसार का अंत हो जाएगा। जब मनुष्य जो है ज़्यादा लालच करने लगेगा, ज़्यादा क्रूरता दिखाने लगेगा, अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं रखेगा, तब क्या होगा, इस संसार का अंत हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा। लेकिन वो आग कौन सी होगी,
लालच है, आकांक्षाएं हैं, क्रूरता है, निर्दयता है, इच्छाएं हैं इंसान की, ये सब क्या है? ये फायर है। समझ गए होंगे आप। और यहाँ देखिए वर्फ, कह रहे हैं कि वर्फ में होगा, तो वर्फ का भी मतलब आप देख लीजिए कि कवि वर्फ का मतलब क्या बता रहा है। कह रहे हैं कि वर्फ मानवीय संबंधों की उदासीनता, घृणा, रूखेपन, कठोरता का प्रतीक है। कहने का मतलब जो वर्फ है वो इंसान की उदासीनता, घृणा, रूखेपन, कठोरता का क्या है? प्रतीक है। तो कहने का मतलब यही है कि इंसान में जब उदासीनता बढ़ जाएगी, रूखापन बढ़ जाएगा, कठोरता बढ़ जाएगी, तब क्या होगा? तब इस संसार का विनाश हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन इसको मैं डिटेल्स में फिर और भी पढ़ाऊँगा, इनकी लाइन्स बाय लाइन्स अर्थ बताऊँगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा। और देख लीजिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। कह रहे हैं फ्रॉम मीन्स से, व्हाट मीन्स जब, आई मीन्स मैंने, हैव टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब होता है स्वाद लेना, और यहाँ पर टेस्टेड का मतलब लगाया गया अनुभव। ठीक है, मैंने आपको वर्ड मीनिंग समझाऊंगा, तब आपको बता दूंगा कि टेस्टेड का मतलब क्या लगाया है, कि अनुभव के लिए लगाया गया है। ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। कह रहे हैं कि मैंने इच्छा से अनुभव लिया है, मैंने इच्छा से क्या लिया है? अनुभव लिया है, टेस्ट लिया है। आई होल्ड विद दोज, कह रहे हैं कि आई मीन्स मैं, होल्ड समर्थन करता हूँ, विद दोज कह रहे हैं कि उन लोगों का, हु मीन्स जो, फेवर कह रहे हैं कि पक्ष में है, फायर कह रहे हैं आग के, कह रहे हैं कि मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो आग के पक्ष में हैं, जो आग की तरफदारी में है, मैं उन लोगों का क्या करता हूँ? समर्थन करता हूँ। अब मैं आपके लिए इनकी पूरी लाइनों की, इन चारों लाइनों का अर्थ बता देता हूँ कि कवि क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहे हैं कि कवि के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार जो है आग से नष्ट होगा। आग का मतलब मनुष्य की आकांक्षाओं, लालच, क्रूरता इत्यादि से नष्ट होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार जो है बर्फ से नष्ट होगा। बर्फ का मतलब मानवीय संबंधों की जो उदासीनता है, घृणा है, रूखापन है, कठोरता है, उनसे होगा। लेकिन जब जब मैंने इच्छाओं का अनुभव लिया है तो मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो इस घृणा के प्रति, कह रहे हैं कि लालच के प्रति, कह रहे हैं कि क्रूरता के प्रति पक्ष में है। मैं उन लोगों का क्या करता हूँ? समर्थन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसका अंत जो है दुनिया का फायर से होगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेकंड स्टैंजा की ओर। तो चलिए, सेकंड स्टैंजा को पढ़ने से पहले मैं इसकी वर्ड मीनिंग आपको समझा देता हूँ। एंड का मतलब मैंने आपको बताया था फिनिश या समाप्ति, विनाश। टेस्टेड का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सपीरियंस, देखो अनुभव मैंने आपको बताया था। डिज़ायर का मतलब होता है एस्पायरेशन, मतलब इच्छा, आकांक्षा। होल्ड का मतलब मैंने बताया था टू टेक साइड, कहने का मतलब पक्ष लेना, पक्ष में, फेवर में। फेवर का मतलब होता है इंक्लेन टूवार्ड्स, कहने का मतलब तरफदारी करना, पक्ष लेना किसी चीज़ का। आशा करता हूँ कि आपके लिए वर्ड मीनिंग समझ में आ गई होगी और इन्हीं को मैंने जो है पैराग्राफ के अंतर्गत बताया था। अब मैं फिर से आपके लिए इन चारों लाइनों की पूर्ण रूप से व्याख्या बता देता हूँ कि स्टैंजा फर्स्ट में क्या कहना चाह रहा है कवि। तो देखिए, व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि लोगों के मतों का विश्लेषण करता है और कहता है कि संसार का अंत होने के दो संभावित कारण हो सकते हैं। एक और वे लोग हैं जो मानते हैं कि संसार का अंत आग की वजह से होगा। यहाँ आग मनुष्य की चरम आकांक्षाओं, क्रोध, लालच आदि का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर वो लोग हैं जो बर्फ़ का पक्ष लेते हैं। यह बर्फ़ घृणा, असहिष्णुता इत्यादि मानवीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कवि अपने अनुभव के आधार पर मानते हैं कि संसार का अंत अग्नि के द्वारा होगा, इसलिए कवि उन लोगों के साथ हैं जो आग का पक्ष लेते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेकंड स्टैंजा की ओर। तो चलिए देखिए, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू शे दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफीस। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कवि क्या कहना चाह रहा है। पहले वर्ड मीनिंग देख लीजिए। वट, लेकिन, इफ़ यदि, इट इसका मतलब दुनिया का, कह रहे हैं कि हैड टू पेरिस, पेरिस का मतलब होता है विनाश होना। देखो मृत्यु,
या विनाश, पेरिस नीचे दिया गया है, देखो पेरिस का मतलब डाई और डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का मतलब विनाश होना, मृत्यु होना। तो कह रहे हैं लेकिन यदि इस दुनिया का विनाश, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 बार हो। कह रहे हैं लेकिन यदि इस दुनिया का अंत 2 बार हो, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ पर्याप्त होगी, ऑफ हेट कह रहे हैं कि घृणा, कह रहे हैं मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि इसके लिए घृणा पर्याप्त होगी। कह रहे हैं कि लेकिन यदि इस दुनिया का अंत 2 बार हो, विनाश 2 बार हो, तो मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि इसके लिए नफरत ही पर्याप्त होगी, घृणा ही पर्याप्त होगी। लोगों में जब घृणा बढ़ जाएगी, एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाएगी, तब क्या होगा, इसका विनाश निश्चित है इस दुनिया का। आगे देखिए, टू से कहने के लिए, दैट कि, फॉर डिस्ट्रक्शन कह रहे हैं कि विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन का मतलब भी विनाश होता है, मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा। कह रहे हैं कि कहने के लिए कि विनाश के लिए, आइस कह रहे हैं कि बर्फ इज आल्सो ग्रेट, कह रहे हैं कि बर्फ भी महान है। कह रहे हैं कि विनाश के लिए, कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ भी क्या है, महान है। एंड वुड सफीस और क्या है, पर्याप्त होगा। कह रहे हैं कि कहने के लिए कि बर्फ जो है विनाश के लिए, कह रहे हैं कि ग्रेट है, महान है, और ये कैसी है, एंड वुड सफीस और ये पर्याप्त होगी। वुड का मतलब गागिगे, होगी। अब मैं आपके लिए वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, फिर इन चारों लाइनों का आपके लिए डिटेल्स में अर्थ बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पोयम का अर्थ आप समझते ही हैं कि इसी तरीके से निकाला जाता है, वर्डों के कई कई मीन्स होते हैं और एक एक वर्ड में मतलब वही गागर में सागर भरता है कभी। तो वर्ड मीनिंग देख लीजिए, मैंने आपको बताया था पेरिस का मतलब डाई और डेस्ट्रॉय, जिसका मतलब होता है मृत्यु अथवा विनाश। ट्वाइस का मतलब मैंने 2 टाइम्स बताया था, 2 बार मतलब दोबारा। हेट का मतलब मैंने अब डिसलाइक बताया था, घृणा। और डिस्ट्रक्शन का मतलब रियून बताया था, विनाश। मैंने विनाश दोनों का बताया था, आपका पेरिस का और जो है डिस्ट्रक्शन का। अगला है सफाइस। सफाइस का मतलब होता है वी सफिशिएंट, इसका मतलब होता है पर्याप्त होगी, पर्याप्त होना। ठीक है, अब मैं इन चारों लाइनों का आपके लिए अर्थ बता देता हूँ कि कवि क्या कहना चाह रहा है इन चारों पंक्तियों में। मैं आपके लिए डिटेल्स में बता देता हूँ, व्याख्या कर दे रहा हूँ इन चारों लाइनों की। इन पंक्तियों में कवि विचार करता है कि यदि विश्व का अंत 2 बार होना हो तो बर्फ भी उसका पूर्ण विनाश करने में समर्थ होगी। कवि के लिए बर्फ का मतलब घृणा और आग का मतलब आकांक्षा जितनी ही शक्तिशाली है, कवि ये कहना चाहता है कि आग जितनी शक्तिशाली है तो बर्फ भी उतनी ही शक्तिशाली है। मनुष्यों में घृणा दीर्घकालीन है एवं वह उनके हृदय में प्रवेश कर लेती है, वह जीवन भर साथ रहती है। इसलिए कवि का विचार है कि बर्फ अथवा घृणा इस विश्व का अंत लाने हेतु पर्याप्त होगी। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि बहुत जल्दी ही जो है पूरी एनसीईआरटी का सिलेबस का जो है मीन्स बाय मीन्स, लाइन बाय लाइन्स आपके लिए एक्सप्लेनेशन आने वाला है। प्लस इसकी एक्सरसाइज भी आ जाएंगी, सारे पाठों की एक्सरसाइज भी आएंगे, क्वेश्चन आंसर मैं सभी के डालूंगा और इसी तरीके से डिटेल्स में पढ़ा कर डालूंगा। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।